नमस्कार साथियों, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। साथियों, बहुत सारे स्टूडेंट ने कल टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन किया और मैं उन सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने विश्वास दिखाया। कोटा ऑनलाइन क्लासेज इसी तरह से आप लोगों के साथ और सहयोग से आगे बढ़ता रहेगा। और मित्रों, वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर किया कीजिए और कैसे आपको नोट्स लगते हैं आप ज़रूर कमेंट कीजिए साथियों। और अगर मैं बहुत सारे स्टूडेंट ने तो जो है ना वीडियो को स्टेटस तक पे लगा लिया। देखो, आप इतना प्यार दे रहे हैं कि सर, जिस नोट्स को लिखने के लिए हम बड़ी बड़ी कोचिंग में 15 से 20 हज़ार रुपये, 25 हज़ार रुपये देने जाते हैं, उस नोट्स को आप जो है ना ऐसे ही हम लोगों तक पहुंचा रहे हो। और बहुत दुआएं दिए, बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेज आते हैं मेरे पास कि सर ज़बरदस्त नोट्स हैं आपके और आपने बहुत अच्छी मुहिम करी है, कमर टूट जाएगी इन बड़ी बड़ी कोचिंग वालों की, ये मान लेना। ऐसा उन्होंने मेरे से बहुत बहुत मैसेज आए, मतलब ये मानो, मुझे बहुत अच्छा लगा। और साथियों, मैं आपके लिए हमेशा तत्पर हूँ और हमेशा करता रहूँगा। शायद मेरा नेचर भगवान ने मुझे ऐसा दिया भी नहीं है। मैं जो करता हूँ वो मैं शिद्दत के साथ करता हूँ और आपने भी देखा होगा साथियों। मैंने हमेशा कहा है आप लोगों से कि मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा और हमेशा ये मैंने बोला है कि पूरा कोर्स कराने की ज़िम्मेदारी मेरी है। सेकंड ग्रेड की तो मैं करवाऊँगा। 1 महीने के अंदर कोर्स की मैंने ज़िम्मेदारी उठाई थी और मैं करवाऊँगा। साथियों, टेस्ट सीरीज़ को ज़रूर ज्वाइन कर लेना। सेकंड ग्रेड की परिणाम के नाम से टेस्ट सीरीज़ है, निश्चित रूप से ज्वाइन करना, आपको बहुत फ़ायदा होगा। मैं बार बार इसलिए कहता हूँ क्योंकि आप कहीं चूक न जाएँ, आपको कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिले। आपने बड़ी बड़ी लोगों की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके देखिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। और ये सब पीडीएफ आपको 1 बाय 1 वहाँ पर मिल रही है। तो बताइए, टेस्ट सीरीज के साथ पीडीएफ भी मिल रही है, कितनी अच्छी बात है। टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करना और वीडियो को शेयर और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना यार। ये तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है, कर आप समझदार हो। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज यहाँ पर रास साहित्य, देखो रासो साहित्य हम लोगों ने पहले पढ़ लिया था। अब आ जाता है अपना यहाँ पर रास साहित्य। रास साहित्य सेकंड यानी कि आदिकाल का सेकंड है। अब इसमें ये काव्य जैन कवियों के द्वारा रचा गया है। रास साहित्य को जैन साहित्य भी कहा जाता है और ये जैन कवियों के द्वारा लिखा गया है। आगे है, इन कवियों की रचनाएं आचार, रास, फागु और चरित। जैन कवियों की जो रचनाएं हैं उसे हम लोग आचार, रास, फागु, चरित आदि विभिन्न शैलियों में मिलती है साथियों। तो ये बात आपको याद रखनी है। इनकी जो रचनाएं किन किन शैलियों में देखने को मिलती है, आचार, रास, फागु और चरित आदि शैलियों में देखने को मिलती है। अब इनमें इस रास साहित्य में कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं रही हैं उनको हम लोग देखेंगे। बहुत तगड़ी बात है साथियों, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आता है। और क्या है, रास साहित्य में कौन कौन सी रचनाएं रही हैं उनके बारे में हम लोग जानते हैं। चलो देखो, प्रमुख रचनाएं। अब रास साहित्य में प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? सबसे पहले रचना आती है बृहतेश्वर बाहुबली रास। पहली रचना कौन सी है? बृहतेश्वर बाहुबली रास। सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है, बृहतेश्वर बाहुबली रास किसकी रचना है? सीधा सीधा यही प्रश्न पूछा जाता है। तो आपको राइटर याद रख लेना है, शालिभद्र सूरी। साथियों, नोट्स कैसे लगे आप जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। बृहतेश्वर बाहुबली रास किसकी रचना है? शालिभद्र सूरी की। अब इसमें क्या बताया गया है साथियों? इसमें बताया, मुनि जिन विजय ने इस ग्रंथ को जैन साहित्य की रास, इस मुनि जिन विजय ने जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। तो ये इस चीज़ आप लोग इसमें नोट कर लीजिएगा। आगे है, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। साथियों, जो शालिभद्र सूरी है, तो गणपति चंद्र गुप्त ने, आप सबको पता है, वैज्ञानिक इतिहास लिखा था, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो ये क्वेश्चन भी अनेक बार पूछा गया है। और शालिभद्र सूरी की रचना कौन सी है? बृहतेश्वर बाहुबली रास इनकी रचना रही है। आगे बात करते हैं, ये रास यानी कि जैन, रास को जैन परंपरा के प्रथम रचना मानी जाती है। यानी कि रास साहित्य की या जैन परंपरा की प्रथम रचना किसको माना जाता है? बृहतेश्वर बाहुबली रास को माना जाता है। ये यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना है, ठीक है। आगे बात करते हैं,
ये एक खंड काव्य है। ये कौन सा काव्य माना गया है? एक खंड काव्य माना गया है। इसमें भरतेश्वर और बाहुबली का चरित्र वर्णन किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए तो भरतेश्वर बाहुबली नाम से पता लग रहा है कि भरतेश्वर बाहुबली का इसमें एक चरित्र वर्णन इसमें किया गया है। आगे है, इसमें 3 रासों यानी कि 3 रस हैं। इसमें 3 रसों का वर्णन है, वीर, श्रृंगार और शांत। तो भरतेश्वर बाहुबली रास में कितने रस हैं? 3 रस हैं। एक तो वीर रस है, श्रृंगार रस है और शांत रस की प्रधानता देखने को मिलती है। भरतेश्वर बाहुबली रास के जो रचनाकार हैं उनके द्वारा और भी 3 रचनाएं और भी लिखी गई है साथियों। तो भरतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी के द्वारा जो रचनाएं लिखी गई, तो इनको भी आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। इनमें अन्य रचनाओं में है, बुद्धिरास किसकी रचना है? शालिभद्र सूरी की। पंच पांडव किसके? शालिभद्र सूरी की। चरित्ररास किसकी? शालिभद्र सूरी की। ये एक प्रथम ऐतिहासिक रचना मानी जाती है, चरित्ररास। अगली रचना इसी क्रम में आती है नंबर 2 पर रास साहित्य में, चंदनबाला रास। चंदनबाला रास के जो कवि हैं वो है आसगु कवि। इसमें 35 छंद हैं और ये एक लघु खंड काव्य माना जाता है साथियों। आगे बात करते हैं, इसकी रचना 1200 ईस्वी में जालोर में की गई थी। सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि चंदनबाला रास के कवि आसगु कवि हैं और चंदनबाला रास की रचना कहाँ की गई थी? जालोर में। यही सीधा पूछ लिया जाता है, चंदनबाला रास की रचना कहाँ पर की गई थी? जालोर में की गई थी। सीधा यहीं से क्वेश्चन आ जाता है साथियों। चलिए आगे बात करते हैं। अब है यहाँ पर बहुत अच्छी बात दी हुई है। इसमें चंपा नगरी के राजा दधिवाहन की पुत्री, चंपा नगरी के राजा दधिवाहन की पुत्री चंदनबाला इसकी कथा नायिका मानी जाती है। जो चंदनबाला रास रचना लिखी ना आसगु कवि के द्वारा, तो ये जो चंदनबाला थी वो चंपा नगरी के राजा दधिवाहन की पुत्री थी। ठीक है, और यही नायिका थी। इसमें करुण रस दिया गया है साथियों। और जो है आसगु कवि की और दूसरी रचना कौन सी है? जीवदया रास। आसगु कवि ने जीवदया रास रचना भी किसके द्वारा लिखी गई है? कवि आसगु कवि यानी कि कवि आसगु के द्वारा ही लिखी गई है। ठीक है ना। आगे तीसरी रचना यहाँ पर आती है और तीसरी रचना है स्तुलिभद्र रास। तीसरी रचना कौन सी है? स्तुलिभद्र रास है। तो ये भी इम्पोर्टेंट रचना है। तो तीसरी रचना यहाँ पर आ जाती है स्तुलिभद्र रास और इसके लेखक कौन है? जीन धर्म सूरी। तो ये 2 चीज़ें तो आप याद कर ही लेना, किसकी रचना है और कौन सी रचना है, ये तो आपको पता होना ही चाहिए। इसका समय 1209 ईस्वी है। इसमें स्तुलिभद्र तथा कोसा नाम की वेश्या का वर्णन किया गया है। स्तुलिभद्र और कोसा नाम की वेश्या का वर्णन इसमें किया गया है। स्तुलिभद्र रास किसकी रचना है? जीन धर्म सूरी की रचना मानी जाती है। ठीक है, सिस्टम से लिखा हुआ है और जितना पढ़ना है उतना ही लिखा हुआ है साथियों। अगर नोट्स मंगवाने हैं, इन्हीं नोट्स को आपको मंगवाने हैं, तो डिस्क्रिप्शन में फ़ोन नंबर दिए हुए हैं, आप वहां पर बात कर लीजिए या मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप पर, तो आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से ये नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और इनकी प्राइस अभी 650 रुपये रखी गई है साथियों। हिंदी साहित्य का इतिहास और काव्य शास्त्र कंप्लीट आपके पास आएगा 2nd ग्रेड का। ठीक है, और हिंदी साहित्य का इतिहास तो ऐसा है कि आप किसी भी ग्रेड में पढ़ लो, कोई परेशानी नहीं है। पीजीटीओ, टीजीटीओ या बीपीएससी, पीजीटी, टीजीयू, यूपी में पीजीटी, टीजीटीओ कहीं भी पढ़ लो। और हैंड रिटन नोट्स की होड़ कहीं पर भी नहीं होती है, ये बात आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ। चलिए आगे है साथियों, अगली रचना आती है यहाँ पर रेवंत गिरिरास। कौन सी रचना है? रेवंत गिरिरास। ये किसने लिखी? विजय सेन सूरी के द्वारा लिखी गई है। कब लिखी गई है? 1231 में। इसमें नेमिनाथ की प्रतिमा तथा रेवंत गिरि तीर्थ का वर्णन किया गया है। रेवंत गिरिरास रचना में नेमिनाथ की प्रतिमा का और रेवंत गिरि तीर्थ का वर्णन इसमें किया गया है साथियों। तो ये छोटी छोटी रचनाएं हैं, रास साहित्य में कोई बड़ी बात नहीं है मित्रों। ठीक है ना। अगली रचना आती है नेमिनाथ रास। कौन सी रचना है? नेमिनाथ रास अगली रचना है। देखो, नेमिनाथ रास किसने लिखी? सुमति गुणी के द्वारा लिखी गई है। इसमें 58 छंद हैं और ये काल है 1231 का। कौन सा काल है? 1231 का है। फिर उसके बाद में अगली रचना यहाँ पर आती है श्रावकाचार। ये श्रावकाचार जो रचना है ना मित्रों, ये किसके द्वारा लिखी गई है? श्रावकाचार जो रचना है उसके एक रचयिता कौन है? श्रावकाचार के रचयिता कौन है? देवसेन है। ठीक है, और हिंदी की प्रथम कृति माना जाता है।
श्रावकाचार को हिंदी की क्या माना जाता है, प्रथम कृति माना जाता है। याद रखना, इसमें 250 छंद हैं और इसमें श्रावक धर्म को अपनाया गया है और डॉक्टर नगेंद्र हिंदी की प्रथम रचना इसको मानते हैं। श्रावकाचार को डॉक्टर नगेंद्र क्या मानते हैं, हिंदी की प्रथम रचना मानते हैं साथियों। तो ये राज साहित्य के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं और ये राज साहित्य में अब अन्य ग्रंथ आ जाते हैं राज साहित्य के। जो राज साहित्य में जो इम्पोर्टेंट बातें थी, जिन ग्रंथों में थोड़ी बहुत बातें बतानी थी, वो मैंने आपको बता दिए। अब इनको सीधा सीधा याद रखना, कौन सी कृति है और किसने लिखी है, इनको बस ऐसे याद रखना है। राज साहित्य के अंतर्गत सीधा पूछा जाता है, इनमें वो भी हैं जो मैंने आपको ऊपर बता दिए हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम देखते हैं अन्य ग्रंथ है राज साहित्य में, किस में बात कर रहे हैं हम लोग, रास साहित्य में बात कर रहे हैं, ठीक है। राज साहित्य में अन्य ग्रंथों में बात करें, सबसे पहले है प्रबंध चिंतामणि। पहले तो ये याद रखो कि ये किस साहित्य के, तो ये राज साहित्य के सारे ग्रंथ यानी कि जैन साहित्य के, ठीक है। और आदिकाल का सेकंड पार्ट है राज साहित्य यानी कि दूसरा भाग। तो प्रबंध चिंतामणि किसने लिखा, मेरुतुंग ने। सीधा पूछ लिया जाता है प्रबंध चिंतामणि के राइटर कौन है, प्रबंध चिंतामणि के लेखक कौन है, सीधा पूछा जाता है मेरुतुंग। इनमें से मेरुतुंग ने कौन सी रचना लिखी है, प्रबंध चिंतामणि लिखी है। सिंपल सी बात याद रखना। कानड़देव प्रबंध बहुत बार पूछी गई है पेपरों के अंदर, बहुत बार पूछी गई है। कानड़देव प्रबंध किसकी रचना है, पद्मनाभ की है। बर्तेश्वर बाहुबली रास किसकी रचना है, वज्रसेन। बर्तेश्वर बाहुबली घोर रास किसकी रचना है, वज्रसेन सूरी की है। नेमिनाथ चरिव किसकी है, हरिभद्र सूरी की है। नेमिनाथ फागु किसकी है, राजशेखर सूरी की है। श्रावकाचार मैंने अभी बताई है देवसेन की। डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी का प्रथम ग्रंथ माना है श्रावकाचार को। बुद्धि रास किसकी रचना है, बर्तेश्वर बाहुबली रास की है। चंदनबाला रास किसकी है, आशगु कवि की है। स्तुलिभद्र रास किसकी है, जीन धर्म सूरी की है। रेवंत गिरिरास किसकी रचना है, विजयसेन सूरी की है। नेमिनाथ किसकी रचना है, सुमति गणी की है। किसकी है, सुमति गणी की रचना है। और पंच पांडव रास किसकी है, शालिभद्र सूरी की। साथियों सबके पीछे अधिकतर रास शब्द जुड़ा हुआ है, इसका मतलब है रास साहित्य की, जैन साहित्य की रचनाएं मानी जाती है। मैंने सारी रचनाएं आपको एक साथ लिख दिए, याद करने में कोई समस्या नहीं आएगी और यहां से क्वेश्चन आता ही आता है मित्रों, ये गारंटी है। यहां से प्रश्न 100% बनेगा। एक सिस्टमेटिक तरीके से जो पढ़ना है वही आप लोगों को इसके अंदर दिया गया है। बोलिए, आपका कमेंट आना चाहिए मेरे पास कि सर वाकई में आपने जबरदस्त दिया है। पढ़ते हैं आगे। फिर ये सारी रचनाएं हो गई, इन रचनाओं को आप लोगों को लिख लेना है और याद कर लेना है। उसके बाद में फिर क्या आती है, उसके बाद में सबको पता है कि प्रवृत्तियां आती है। प्रवृत्तियों को हम लोग क्या कहते हैं साथियों, विशेषताएं भी कहते हैं। क्या कहते हैं, विशेषताएं भी प्रवृत्तियों को ही कहते हैं। सबको पता है ना, जैन साहित्य की प्रवृत्तियां या फिर राज साहित्य की प्रवृत्तियां। अब इन प्रवृत्तियों को बार बार पढ़ोगे ना तो आपको पता लग जाएगा कि यार हाँ, जैन साहित्य में ऐसा है, रासो साहित्य में ऐसा है। रासो साहित्य की विशेषता ये है और जैन साहित्य की विशेषता ये है। तो थोड़ा बहुत आप लोग बार बार इनको पढ़िए, तो मतलब मैं कह रहा हूँ ना 20 से 25 पेज रोज पढ़ सकते हो आप आसानी से, अगर आपके पास घर पे नोट्स हैं तो। अब देखो वीडियो में तो क्या है, मैं जितना पढ़ा पाता हूँ कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लंबा से लंबा वीडियो बनाऊँ, पर यार मेरी भी एक सीमा होती है, मैं भी थक जाता हूँ, ठीक है ना। आगे अब इसकी जैन साहित्य की सबसे पहले जो इसमें विशेषता है, जो प्रवृत्ति है, वो है आध्यात्मिक चिंतन की प्रधानता इसमें रही है। किसमें, जैन साहित्य में आध्यात्मिक चिंतन की प्रधानता। दूसरा है रहस्यवादी विचारधारा का इसमें समावेश है। बाह्य उपासना, पूजा पाठ और रूढ़ियों की परंपराओं का इसमें विरोध किया गया है। बाह्य उपासना, पूजा पाठ, रूढ़ियों का इसमें परंपराओं का विरोध है। दार्शनिकता और शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा शुद्ध आत्म अनुभूति पर जोर दिया गया है। जैन धर्म की प्रतिष्ठा है। नारी रूप का चित्रण है। भाव व्यंजना की अभिव्यक्ति है। रस निरूपण इसमें है। प्रेम के विविध रूपों का चित्रांकन किया गया है। विरह की मार्मिक व्यंजना इसमें देखने को मिलती है। प्रकृति का भी चित्रण में हमें देखने को मिलता है। इस तरह से ये सारी विशेषताएं आप लोगों के सामने आ जाती है मित्रों। तो अब आगे बात करते हैं। फिर इसमें दिया गया है
संस्कृति और समाज का भी अंकन है, गीत तत्वों की प्रधानता है, विविध काव्य रूपों का प्रयोग इसमें किया गया है और अलंकार और छंद योजना का भी प्रयोग इसमें देखने को मिलता है। तो मित्रों, इस तरह से ये सारी की सारी जो जैन साहित्य की प्रवृत्तियां हैं, ये पूरी की पूरी कंप्लीट आपके सामने हैं। इनको पढ़ना बार बार, ये याद रहनी चाहिए, क्योंकि आजकल प्रवृत्तियों विशेषताओं में से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आप खुद भी मानते होंगे इस बात को। तो जैन साहित्य की प्रवृत्तियां एक बार मैं फिर बता देता हूं ताकि आपको याद हो जाएगी। 2 बार तो रिपीट इनको कर ही ना ही है, ठीक है। आध्यात्मिक चिंतन की प्रधानता, रहस्यवादी विचारधारा का समावेश, बाह्य उपासना पूजा पाठ रूढ़ियों परंपराओं का विरोध, दार्शनिकता और शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा शुद्ध आत्म अनुभूति पर जोर दिया, जैन धर्म की प्रतिष्ठा है, नारी रूप का चित्रण है, भाव व्यंजना की अभिव्यक्ति है, रस निरूपण है, प्रेम के विविध रूपों का चित्रांकन है, विरह की मार्मिक व्यंजना है, प्रकृति चित्रण है, संस्कृति और समाज का अंकन है, गीत तत्व की प्रधानता है और विविध काव्य रूपों का प्रयोग हुआ है, और लास्ट में अलंकार और छंद योजना का भी इसमें ध्यान रखा गया है। तो ये सारी की सारी मैंने आप लोगों को एक साथ फिर से बता दिए, शायद आपको अच्छा ही लगेगा साथियों। टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, मैंने आपको टेस्ट सीरीज के लिए बोला है, मुझे पता है कि आज स्टूडेंट टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन करेंगे, क्योंकि मैं आपसे कह रहा हूं साथियों, इनको पढ़ने के साथ साथ जब आप वहां टेस्ट दोगे ना, आपके, मैं कह रहा हूं, हिंदी साहित्य का बाप तैयार हो जाएगा। हिंदी साहित्य नहीं, हिंदी साहित्य का बाप भी तैयार हो जाएगा, सोच लेना आप। ये मैंने आपसे कहा है, आप करके दिखाना इस चीज को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है साथियों, यहाँ पर अगला है सिद्ध साहित्य। कि कौन सा साहित्य आता है? सिद्ध साहित्य आता है। तो सिद्ध साहित्य वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सिद्ध साहित्य देखते हैं साथियों। हमने रासो साहित्य पहले पढ़ लिया था, आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो सिद्ध साहित्य है। तो सिद्ध साहित्य को हम लोग जो है बौद्ध साहित्य कहते हैं। रास साहित्य को हमने जैन साहित्य कहा, सिद्ध साहित्य को क्या कहा जाता है? बौद्ध साहित्य कहा जाता है। नोट्स साथ के साथ बनाते रहना। कितने स्टूडेंट है जो नोट्स बना रहे हैं? एक बार जरूर कमेंट करना। लगना चाहिए यार, बहुत सारे स्टूडेंट नोट्स बना रहे हैं शायद वीडियो को देखते हुए और पढ़ रहे हैं, बहुत सारे वीडियो को सुन रहे हैं, बहुत सारे वीडियो से देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। हाँ, ये सब में चल जाता है। यूट्यूब तो देखो सब में चलता है, मोबाइल लैपटॉप सब में चलता है, टीवी में चलाओ, कहीं भी चलाओ, कोई समस्या ही नहीं है, ठीक है ना। और कितने स्टूडेंट है जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली है? एक बार जरूर कमेंट बताना मुझे करके, है ना, ठीक है। हाँ, अब है सिद्ध साहित्य, जिनको हम लोग बौद्ध साहित्य कहते हैं। पढ़िए, इसमें बौद्ध धर्म की महायान शाखा, बौद्ध धर्म की महायान शाखा से विकसित वज्रयान तत्व का, याद रखना इस बात को, यहां से क्वेश्चन पुटअप होता है। जो सिद्ध साहित्य की बौद्ध धर्म की महायान शाखा से विकसित वज्रयान तत्व का प्रचार प्रसार करने के लिए जन भाषा में विकसित साहित्य सिद्ध साहित्य कहलाता है। सिद्ध साहित्य क्या है? वज्रयान शाखा का प्रचार प्रसार करने के लिए, वज्रयान शाखा का प्रचार प्रसार करने के लिए जो जन भाषा में विकसित साहित्य है वही सिद्ध साहित्य कहलाया। कौन सी शाखा का? महायान शाखा से विकसित वज्रयान शाखा का जन भाषा में प्रचार प्रसार करने वाला साहित्य ही सिद्ध साहित्य कहलाया, यानी कि बौद्ध साहित्य कहलाया। ठीक है, यहां तक कोई समस्या नहीं। आगे बात करते हैं। सिद्धों का साहित्य तांत्रिक बौद्ध साहित्य भी कहलाता है। याद रखना इस बात को, सिद्धों का जो साहित्य है ना, सिद्ध जहां पर भी आ जाएंगे तांत्रिक रहस्यवादी बातें वहां पर आनी है। ये सोच लेना, रहस्यवादी उसमें भी है, लेकिन तांत्रिक वाली जो बात है ना वो सिद्ध साहित्य में आती है। ये बात ध्यान रखना। तो तांत्रिक वाली बात किस में आती है? सिद्ध साहित्य में हमें देखने को मिलती है। आगे इसमें है, फिर इसके बाद में वज्रयानों को ही सिद्ध कहा जाता है। जो वज्र, क्योंकि वज्रयान शाखा का है तो हम लोगों ने किया है, तो वज्रयानों को ही सिद्ध कहा गया है। आगे बात करेंगे, राहुल सांकृत्यायन ने सिद्धों की संख्या 84 मानी है। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सिद्धों की संख्या कितनी है? 84 है। तो राहुल सांकृत्यायन ने सिद्धों की संख्या कितनी मानी है? 84 मानी है। और सिद्धों का जो समय है वो 7वीं से 8वीं सदी तक माना गया है। सिद्धों का समय 7वीं से 8वीं सदी तक माना गया है। वो अगला पॉइंट है, बौद्ध धर्म विकृत होकर वज्रयान संप्रदाय के रूप में देश के पूर्वी भागों में फैला। यानी कि ये किस
किस क्षेत्र की बात करेंगे? यहाँ पर बौद्ध में हम लोग पूर्वी भाग की बात करेंगे, यानी कि ये जो बौद्ध धर्म है वो विकृत होकर के, टूट करके वज्रयान संप्रदाय के रूप में देश के पूर्वी भागों में क्या हो जाता है? फैल जाता है। यहां पर ऐसा देखने को हमें मिलता है। चलिए आगे बात करते हैं मित्रों। अब आगे पॉइंट आता है देखो अगला पॉइंट है, इन बौद्ध तांत्रिकों में वामाचार की गहरी प्रवृत्ति पाई जाती है, यानी कि घूमने की प्रवृत्ति बहुत गहरी थी। ये बिहार से आसाम तक फैले और बौद्ध कहलाए। ये बिहार से कहाँ तक फैले थे? आसाम तक फैले और क्या कहलाए? बौद्ध कहलाए थे साथियों। आगे है मुख्य सिद्ध कवि। अब मुख्य सिद्ध कवि कौन कौन से हैं? मुख्य बौद्ध कवि कौन कौन से या सिद्ध कवि कौन कौन से? सबसे पहले नाम सरहप्पा का ही आता है, उसके बाद में सबरपा, लुहिपा, डोम्बिपा, कणप्पा, कुकुरिप्पा आदि जो है बौद्ध साहित्य या सिद्ध कवि माने जाते हैं। आगे है सिद्ध अपने नाम के अंत में पा शब्द का प्रयोग करते हैं, यानी कि ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि पा शब्द का प्रयोग अपने नाम के अंत में कौन करता है? तो सिद्ध जो लोग थे, बौद्ध धर्म को मानने वाले जो लोग थे या सिद्ध कवि जो थे, वो अपने नाम के पीछे जो है पा शब्द का प्रयोग करते थे। आगे साथियों, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है भाई, ठीक है। बिहार के नालंदा एवं तक्षशिला मुख्य थे, और बिहार में नालंदा और तक्षशिला जो है मुख्य थे। ये भोट देश को चले गए। ये कहाँ चले गए थे? दूसरे देश को चले गए थे, भोट देश को, अज्ञात, ठीक है। अब आगे बात करते हैं इनकी रचनाओं का संग्रह जो है महाउपाध्याय अरप्रसाद शास्त्री बंगला भाषा में किया था, बौद्ध गान ओ दोहा। इनकी रचना यानी सिद्धों की रचनाओं का संग्रह जो है महाउपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री जी के द्वारा बांग्ला भाषा में बौद्ध गान ओ दोहा में किया है, ठीक है। आगे बात करते हैं, मुनि अधे वज्र व मुनि दत्त सूरी ने सिद्धों की भाषा को संध्या या संध्या भाषा कहा है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सिद्धों की भाषा को किस नाम से जाना जाता है? संध्या भाषा के नाम से जाना जाता है, संध्या या संध्या भाषा के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ क्या होता है? कुछ स्पष्ट या कुछ अस्पष्ट भाषा, कुछ स्पष्ट या कुछ अस्पष्ट भाषा। इनकी भाषा में उलटभाषी शैली का पूर्ण रूप है। इनकी भाषा में उलटभाषी शैली का पूर्ण रूप बताया गया है, या इनकी भाषा में पूर्ण रूप देखने को हमें मिलता है। सिद्धों की भाषा में ये देखने को हमें मिलता है साथियों। आगे बात करेंगे, अब कथन आ जाता है यहाँ पर, और कथन बहुत इंपॉर्टेंट कथन है ये, इनको जरूर देखना। कथन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं सिद्धों के बारे में? कहते हैं, जो जनता तक तत्कालीन नरेशों की स्वेच्छाचारिता, पराजय या पतन से त्रस्त होकर निराशावाद में के गर्त में गिरी हुई थी, उसके लिए इन सिद्धों की वाणी ने संजीवनी बूटी का कार्य किया। तो इस तरह से कोई एक वर्ड पकड़ लिया करो, ताकि उससे जो है ना कथन याद हो जाएगा। तो संजीवनी बूटी का कार्य किया भाई। अब संजीवनी बूटी का कार्य करने वाली बात कौन कहता है? यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। किसके लिए कहते हैं? सिद्धों के लिए कहते हैं। तो कर लोगे, इसमें कोई दो राय नहीं है ना, ठीक है। आगे बात करते हैं, अब सरप्पा को प्रथम सिद्ध कवि माना जाता है। सरप्पा को प्रथम सिद्ध कवि भी कहा जाता है साथियों, तो याद रखना, सरप्पा को प्रथम सिद्ध कवि माना जाता है। आगे इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई, सरप्पा को प्रथम सिद्ध कवि भी मान लिया गया है। अब देखिए यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट बात आ जाती है। सरप्पा का समय राहुल सांकृत्यायन ने 769 और डॉक्टर विनयतोष भट्टाचार्य ने इसका काल विक्रम संवत 690 या फिर 633 ईस्वी माना है। तो याद रखना, सरप्पा का जो समय है राहुल सांकृत्यायन ने 769 माना है, और डॉक्टर विनयतोष भट्टाचार्य ने 633 ईस्वी माना है, या 690 विक्रम संवत माना है। तो ये चीज़ें याद रखने वाली है साथियों, इनको याद रखना, क्योंकि लिखोगे ना और बार बार पढ़ोगे, इन चीज़ों को लिखोगे पढ़ोगे तो ये अपने ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है ना। लेकिन लिख करके पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। सिद्धों की साधना में
शून्य का पूरक तत्व था वज्र। सिद्धों की साधना में जो है शून्य का पूरक तत्व वज्र को माना गया है। सिद्धों की साधना पद्धति को वाम मार्गी और भोग विलास प्रधान थी। जो सिद्धों की जो साधना थी वो वाम मार्ग, इधर उधर जाना, और भोग विलास यानी कि स्त्री के साथ जीवन बहुत अच्छे से यापन करना सिद्ध नारी के लिए साधना के लिए आवश्यक मानते थे। साथियों, जो सिद्ध है ना वो नारी को साधना के लिए बहुत आवश्यक मानते थे कि नारी का होना बहुत जरूरी है साधना में। ऐसा सिद्धों के द्वारा कहा गया, जो नाथ नहीं मानते इस चीज को। सिद्धों का जो प्रधान केंद्र था वो श्री पर्वत था। सिद्धों का प्रधान केंद्र क्या था? श्री पर्वत माना गया है साथियों। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पर सिद्ध साहित्य की विशेषताएं या सिद्ध साहित्य की प्रवृत्तियां हम लोग कह सकते हैं। विशेषताएं कहो या प्रवृत्तियां कहो, बात एक ही होती है। इनको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तंत्र साधना पर बल हमने पढ़ा है कि सिद्ध तांत्रिक भाव थे। इसमें फिर शिव और शक्ति की युगल उपासना, जहाँ तंत्र वाली बात आ जाती है ना, वहाँ शिव शक्ति की उपासना वाली बात आ जाती है। फिर है जाति प्रथा और वर्ण भेद व्यवस्था का इन्होंने विरोध किया है। ब्राह्मण धर्म तथा वैदिक धर्म का खंडन किया है। पंचमकार की दुष्प्रवृत्ति इनमें देखने को मिलती है। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि पंचमकार कौन कौन से हैं। तो पंचमकार में मांस, मछली, मदिरा, मुद्रा और मैथुन, ये पंचमकार माने जाते हैं। जो सिद्ध, इनको बहुत ज़्यादा दुष्प्रवृत्ति मिलती है सिद्धों के अंतर्गत। वो शुद्ध जो सिद्ध है ना वो इनको यूज करते ही करते हैं। ये दुष्प्रवृत्ति सिद्धों में देखने को मिलती है। न जैनियों में मिलती है, न नाथों में मिलती है, किसी में नहीं मिलती। किस में मिलती है? सिद्धों में ये प्रवृत्ति देखने को मिलती है। तो पंचमकार में मांस, मछली, मदिरा, मांस, मछली, मदिरा, मुद्रा, मैथुन, ये 5 जो चीज़ें हैं वो पंचमकार कहलाती है और ये सिद्धों में मिलती है। ब्राह्मण धर्म तथा वैदिक धर्म का ये खंडन करते हैं। ब्राह्मण धर्म का और वैदिक धर्म का तो ये खंडन करते हैं। अरे जो मांस, मछली, मदिरा, मुद्रा, मैथुन खाएगा पिएगा तो वो इन ब्राह्मण धर्म और वैदिक धर्म का ये करेगा क्या? सपोर्ट करेगा क्या? वो तो विरोध ही करेगा ना भाई, खंडन ही करेगा। और जाति प्रथा वर्ण भेद व्यवस्था का तो शिव और शक्ति की युगल उपासना थी, तंत्र साधना थी। ठीक है, आगे गुरु की महत्ता और अनिवार्यता पर ये बल देते हैं। देखो सिद्ध जो है ना गुरु की बात तो करते थे भाई, गुरु की महत्ता पर तो ये बल देते थे। ये इन्होंने हमेशा माना है, गुरु तो इम्पोर्टेंट है, गुरु होना चाहिए। आगे फिर इन्होंने कहा है 7वें नंबर की विशेषता है कष्ट की जगह सहज मार्ग सुख भोग को अपनाने की सलाह दी है। इन्होंने कष्ट सहन करने की जरूरत नहीं है, सहज मार्ग अपनाओ, सुख का भोग करो, ऐसा ये कहते हैं। अंतः साधना पर बल दिया, शास्त्र पंडिता की इन्होंने निंदा करी। अंतः साधना में लीन रहो, बस भगवान को सोचो, भगवान के बारे में सोचो, ऐसा ये कहते हैं। फिर है कबीर में रूढ़ियों का विरोध अक्खड़पन सिद्धों की देन है। कबीर के अंदर जो है रूढ़ियों का जो विरोध है और जो अक्कड़पन है ये कबीर में कहाँ से आया? ये सिद्धों के द्वारा ही आया है। तो कबीरदास में जो रूढ़ियों का विरोध करने वाली बात आई है, अक्कड़पन जो उनमें आया है, ये सिद्धों की देन मानी जाती है साथियों। तो सिद्धों की देन तो कबीर में भी जगह बना गई भाई, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है साथियों सिद्ध साहित्य को मुख्यतः 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। ये भी याद रख लेना, सिद्ध साहित्य को कितने श्रेणियों में विभाजित किया जाता है? तो 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। पहला है नीति या आचार संबंधी साहित्य, दूसरा उपदेशात्मक साहित्य और तीसरा है साधना संबंधी या रहस्यवादी साहित्य। बस इतना, इसमें ये आता नहीं है वैसे, मैंने पर लिख दिया, ठीक है, आ भी जाए कोई भरोसा नहीं है। 3 श्रेणियों में बांटा गया है, इनमें से कौन सी श्रेणी नहीं है ऐसे पूछ ले, कोई भरोसा नहीं है। अब आता है प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। जो सिद्ध साहित्य है उसमें जो कवि हैं उन कवियों के बारे में, जो इम्पोर्टेंट कवि हैं उनके बारे में भी हम लोग पढ़ लेते हैं। चलिए, सिद्ध साहित्य के कवि और उनकी रचनाएं कौन कौन सी। सबसे पहले आता है सरप्पा। सरप्पा का समय 769 राहुल सांकृत्यायन ने माना। सरप्पा का जो अन्य नाम क्या क्या है? सरपाद भी कहते हैं, सरोज वज्र भी कहते हैं, राहुल भद्र भी इनको कहा जाता है। और सरप्पा की जो रचना है वो कौन सी है? दोहा कोश रचना है जो सर्वाधिक प्रसिद्ध है। सरप्पा जाति से ब्राह्मण माने जाते हैं।
रचित कुल ग्रंथ इनके द्वारा 32 ग्रंथ लिखे गए। सरप्पा का जो ग्रंथ है वो खंड काव्य में है, दोहा कोश एक खंड काव्य है। राहुल सांकृत्यायन ने इन्हें हिंदी का सर्वप्रथम कवि माना है। सरप्पा को राहुल सांकृत्यायन हिंदी का पहला कवि मानते हैं। सरप्पा को सहजयान यानी कि सिद्ध मार्ग का प्रवर्तक भी माना जाता है। तो सहजयान या सिद्ध मार्ग का प्रवर्तक किसको माना जाता है? सरप्पा को माना जाता है। राहुल सांकृत्यायन हिंदी का प्रथम कवि भी सरप्पा को ही मानते हैं। और सरप्पा के द्वारा लिखी गई रचना कौन सी है? दोहा कोश, जो एक खंड काव्य है। बस इतना याद रख लेना। और सरप्पा के अन्य नाम कौन कौन से हैं ये भी आपको थोड़ा बहुत ध्यान रख लेना चाहिए। ठीक है, बड़े आगे। अगले राइटर आ जाते हैं यहाँ पर सबरपा। अब सबरपा भी बहुत अच्छे राइटर है, जिनका समय है 780 ईस्वी में। इनकी जो रचना है, सबरपा की रचनाएं चार्यापद, महामुद्रा व गीत और वज्र योगिनी साधना और क्षत्रिय वंशीय, ये जाति से क्या थे? क्षत्रिय वंशीय थे, वो ब्राह्मण थे। और जो सबरपा है वो क्षत्रिय थे। इनके जो शिष्य हैं वो सहरपा है। शिष्य कौन है? सहरपा, यानी कि सबरपा का शिष्य कौन है? सहरपा है। ये ध्यान रखना। नोट, ये माया मोह विरोध करके सहज जीवन पर बल दिया, यानी कि सबरपा ने माया व मोह का विरोध किया और सहज जीवन की ओर इन्होंने ध्यान आकर्षित किया। तीसरे राइटर आ जाते हैं सिद्ध साहित्य में लुहिप्पा। लुहिप्पा का समय 773 ईस्वी के लगभग है। इनकी रचना है लुहिप्पा गीतिका। ठीक है, ये शिष्य किसके थे? सबरपा के शिष्य थे। जाति से कायस्थ थे। डॉक्टर नगेंद्र जो है साथियों 84 सिद्धों में इनका सबसे ऊंचा स्थान मानते हैं। किसका? लुहिप्पा का। डॉक्टर नगेंद्र ने 84 सिद्धों में लुहिप्पा का सबसे ऊंचा स्थान माना है। यह भी देखने वाली बात है साथियों। ठीक है, तो सबसे ऊंचा स्थान इनका माना गया है। अब यहाँ से साथियों आ जाता है अपना नाथ साहित्य। तो नाथ साहित्य को साथियों हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि ज़्यादा बड़े वीडियो हो जाते हैं, वो भी एक समस्यात्मक वाले होते हैं। तो निश्चित रहिए, स्वस्थ रहिए साथियों। मैं फिर कह रहा हूँ, टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। इन वीडियो को देखने के साथ साथ टेस्ट सीरीज भी दीजिए। एक एक क्वेश्चन मैं आपसे कह रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन जो है ना मित्रों, उसके अंदर 20-20 क्वेश्चन का काम करेगा आपके लिए। एक एक क्वेश्चन, हिंदी साहित्य में इतने तगड़े क्वेश्चन डाले हैं मैंने, एक एक क्वेश्चन 20-20 क्वेश्चन का काम करता है। हाँ साथियों, थोड़ा सा बस ये लग सकता है आपको कि यार सर कहाँ कैसे पढ़ें। कोई बात नहीं है, आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ बस उसे पढ़िए, डरिए मत। मैंने आपको विश्वास दिया है। और बताइए, आप खुद भी देख रहे होंगे, यही इन चीज़ों को आप लोग जो है कोचिंग में लिखने के लिए जाते हो हज़ारों रुपए दे करके, और मैं आप लोगों को फ्रेंडली बता रहा हूँ। मैंने आप बहुत सारे लोगों के कॉल भी आए, अरे यार आपने नोट्स ही बता दिए, अरे आपने नोट्स ही पढ़ा दिए सीधे। हाँ भाई, क्या हो गया, क्या दिक्कत है? ये मेरा ओपिनियन है, मैं पढ़ा रहा हूँ, क्या दिक्कत है? आने दो, मैं घबराता नहीं हूँ इस चीज़ से। आप लोगों का सपोर्ट और प्यार ज़रूर मिलता रहे साथियों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और उसको पढ़ेंगे हम लोग नाथ साहित्य के रूप में। ठीक है, तो हम लोगों ने आज पढ़ा है यहाँ पर राज साहित्य और सिद्ध साहित्य, और अगला वीडियो में आएगा नाथ साहित्य। धन्यवाद आप सभी का, इसी तरह प्यार बनाए रखें। थैंक यू, धन्यवाद। और डिस्क्रिप्शन में जो है मैंने लिंक दिया हुआ है ऐप का, डाउनलोड वहाँ से करना है, और टेस्ट सीरीज के अंदर ये सब PDF वहाँ पर आपको मिल जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद।